डियर फ्रेंड्स, अब देख रहे हैं सेट नंबर 4 का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में। इससे पहले मैंने साइंस और इंग्लिश के अपलोड कर दिए हैं। अब सोशल साइंस का आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसी तरह आपका मैथमेटिक्स का और हिंदी विषय का जो है अपलोड कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको कंटिन्यू चैनल पे बने रहना है और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। और इस वीडियो को अंत तक और शांति से देख लेना, स्किप मत करना। इसमें आपको पासवर्ड बताया जाएगा इस वीडियो का, तो आप उसको नोट कर लें ताकि आप जब PDF डाउनलोड करें तो पासवर्ड आपको मांगेगा वो, और आपको इस पासवर्ड को लिख लेना है अपनी कॉपी में, कहीं भी नोट करके हमेशा लिख लें। अदरवाइज़ आप भूल गए तो आपको दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के फुल सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे फ्रेडरिक सरायू कौन था ये आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, फ्रांसीसी चित्रकार। नेक्स्ट जो है पूना पैक्ट जो है कब, ये पैकेट नहीं है पैक्ट है, कब हुआ था, तो ये सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिल्क मार्ग मुख्यतः किन दो महाद्वीपों को जोड़ता है, तो एशिया और यूरोप को जोड़ता है। जिसमें आप अभी देखेंगे एक प्रॉब्लम आई थी, उसका नाम आपने शायद नहीं सुना होगा। चलिए छोड़िए, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। फोर्थ जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली, तो स्वतंत्र राष्ट्र बना ये 1832 में। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ये 1832 होना चाहिए था, वहाँ पे 1932 दे दिया, ये सारे गलत हैं। ठीक है, क्योंकि इसने 1821 में अपना जो है विद्रोह चालू किया था, और इसको कब मिला आज़ादी, 1832 में। यानी कि लगभग इसको जो है 11 साल लड़ना पड़ा, तो जाके इसको जो है आज़ादी मिली। और वो जो संधि थी वो तूतनतूनिया ऐसे करके संधि है, यूनान की संधि, उसके अकॉर्डिंग इनको जो है आज़ादी मिली। नेक्स्ट जो है आपका पांचवा क्वेश्चन, केरोल कुर्पिस्की कौन था, तो ये है पोलिश राष्ट्रवादी। ठीक है, पोलिश राष्ट्रवादी, ये पोलिश आपका जो है एक संघ है, देश है उस तरह का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका छठा, जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, सन 1915 में वो लौट गए थे। उसके बाद में आपके जो कोष्टक वाले आंसर्स हैं इनको देखेंगे, फिर आगे देखेंगे हम सब्जेक्टिव आंसर्स। तो बतूल वृक्ष को खालिस्तान का प्रतीक माना जाता है, तो वीरता का प्रतीक माना जाता है। पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी को रिंड र पेस्ट कहते हैं, रिंडर पेस्ट कहते हैं। उसके बाद में अधिक जो आपके बड़े क्वेश्चंस हैं उनकी बात करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया इस सेक्शन से, हाथ से बने हुए वस्त्र की प्रमुख दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसकी हाथ से बने वस्त्र को पूर्ण रूप से परिसज्जित किया जाता है। ये वस्त्र लंबे समय तक नए जैसे बने रहते हैं। ये वस्त्र हाथों की कारीगरी के कारण विश्व प्रसिद्ध होते हैं, और हाथ से बुने हुए वस्त्र को सभी लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया जाता है। ये आपको लिख देना था। इसके बाद में 10th जो क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स की स्थापना किसके उद्देश्य से, या मतलब मेन उद्देश्य क्या था, तो ये एक सम्मेलन हुआ था, और इस प्रणाली के अंतर्गत क्या हुआ था कि इसका मकसद था जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना था और मुद्रा और विनिमय दरों को स्थिर करना था। यानी कि इस प्रणाली के निर्माताओं का यह यकीन था कि मौद्रिक अवस्था यानी कि अभी जो मुद्रा हम यूज़ करते हैं उसको, सोने को अगर हटा दिया जाए तो हम उसको हासिल कर सकते हैं। यानी कि सोने से पहले सोने के सिक्के चलते थे, तो इसीलिए उन्होंने पूरी तरह दुनिया के लिए सोने की बजाय डॉलर का मानक तैयार किया। यानी कि सोने को हटा दिया और उसकी जगह क्या है, रुपया पैसा चल गया। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। तो यहाँ पर आपका जो 11वां क्वेश्चन है, इसमें कैसे कैसे योगदान दिया गया, तो इसमें सबसे पहले बात यह थी कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी, उत्पन्न कर दी थी, है ना। और उसके लिए काफ़ी जो है व्यय की भरपाई करने के लिए जो है बहुत सारे ऋण लोगों को लेने पड़े, करों की वृद्धि बहुत ज़्यादा हो गई, और सीमा शुल्क बढ़ा देने से और आय शुल्क कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें थी। तो इसके बाद में किस प्रकार योगदान दिया, तो युद्ध के दौरान जो कीमतों में वृद्धि हो रही थी, उससे 1913 और 18 के बीच जो कीमतें दुगनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। और गोवा में सिपाहियों को ज़बरदस्ती भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जो है गुस्सा था। तो इस तरह के जो इस प्रॉब्लम हुई थी वो यहाँ पे लिखनी थी, जो मैंने आपको सामने लिख दी है। इसके और पार्ट में जो पूछा गया था, बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिका भूभागों के उपनिवेशकों में किस प्रकार मदद की। तो यहाँ पर 16वीं शताब्दी के सदी में के मध्य तक अमेरिका में पुर्तगाली और स्पेनिश उपनिवेशों
की शुरुआत ठोस रूप से हो चुकी थी, लेकिन यह एक जीत हथियारों की बदौलत नहीं हुई थी बल्कि बीमारी की बदौलत हुई थी। यानी कि ये जो जीत थी ये हथियारों से नहीं, बीमारियों से हुई थी। यूरोप के लोग पहले ही चेचक से प्रभावित हो चुके थे, इसीलिए उनमें बीमारी से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता थी, यानी कि जैसे अभी हम कोरोना से लड़ रहे हैं, और हमारी क्या है कि जो बनती हैं अंदर इम्यूनिटी, वो किसी रोग से लड़ेगी तो ख़त्म हो जाती है, फिर दोबारा बनने में टाइम लगता है। तो इस टाइप की बात समझ गए होंगे आप। तो ये सब जो प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अमेरिका के लोग जो दुनिया के अन्य भागों से कटे हुए थे, क्योंकि अमेरिका आप देखेंगे दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका होता है, ये बहुत ही साइड में है, इसलिए उनमें इस बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। जब यूरोप के लोग अमेरिका पहुंचे तो अपने साथ इस बीमारी के रोगाणु ले आए, और अमेरिका के कुछ हिस्सों में इस बीमारी ने पूरी आबादी को नष्ट कर दिया। इस प्रकार से यूरोपियन आसानी से अमेरिका पर कब्जा कर सके। नेक्स्ट जो बात करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पाद क्यों बढ़ा? तो उस समय क्या हुआ, ब्रिटिश कारखानों की सेनाएं को ज़रूरत से पूरा करने के लिए जो युद्ध संबंधी उत्पाद थे वो आपके जो है व्यस्त थे। इसके लिए भारत में मैनचेस्टर का माल का जो आयात है वो कम हो गया, और भारतीय बाज़ारों में रातों रात एक विशाल देसी बाज़ार मिल गया है ना, क्योंकि ये जो चीज़ें नहीं मिल पा रही थी तो उसके लिए अब भारत ही निर्भर था। तो उसके हिसाब से आपको ये पॉइंट सारे 3-4 पॉइंट इसके लिखने थे, तो यहाँ पे इसको लिख दिया गया है। इसके आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? तो इसके लिए उन्होंने जो कदम उठाए आपने बुक में पढ़ा होगा। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए क्रांतिकारियों ने कई कदम उठाए। उन्होंने इनके लिए रोमांटिज्म का सहारा लिया। रोमांटिज्म एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रवादी भावना का विकास करना चाहता था। इस तरह से आपको इसको लिख देना था इसके ऊपर कंप्लीट। और आगे बढ़ते हैं। आपके जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन यानी कि मानचित्र बेस्ड क्वेश्चन आए थे, जिसमें विश्व के मानचित्र में निम्न को दर्शाना है, जिसमें उत्तरी अमेरिका क है और ख है हिंद महासागर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उत्तरी अमेरिका ये दिख रहा है। आपके मैप आपके पास है, जो आपका है मैंने वो नहीं यूज़ किया, मैंने अच्छा मैप यूज़ किया ताकि आपको सब कुछ साफ साफ दिखे। तो आप बड़ा मैप देखेंगे तो इस तरह का मिलेगा, और आपको एग्ज़ाम में अच्छा मैप मिलेगा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको टेंशन लेने की। तो उत्तरी अमेरिका ये है आपका इस साइड में, और हिंद महासागर इंडिया ये है, इंडिया के नीचे ये हिंद महासागर है आपका। ये पूरा एरिया जो है हिंद महासागर है। अफ्रीका और ऑस्ट्रिया के बीच में जो है ये इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। तो इस तरह से आपको दिखा दिया इसका। नेक्स्ट जो है इसका भूगोल का आपका, इसमें आपके ऑप्शनल हैं। लौह अयस्क किस प्रकार संसाधन है? तो अनवीनीकरण योग्य है, यानी कि इसको हम दोबारा से पैदा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका 15वां क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीवन रक्षण यानी कि अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1972 में किया गया था वन्य जीवन रक्षण को। ठीक है। 16वां जो क्वेश्चन है, भारत की 2 प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? चावल और गेहूं जो है भारत में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, यही मैक्सिमम गेहूं आपको यानी कि रोटी सभी खाते हैं, और चावल आपको हर हिस्से में लगभग मिल जाएगा। बाकी आपके दूसरी चीज़ें जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए इनमें से कोई भी आपको हर जगह पे अवेलेबल नहीं मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, कोष्टक में जो है सही शब्द को चुन करके आपको लिखना है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका भूतापीय, या फिर आप कोयला भी डाल सकते हैं कि ऊर्जा के तो स्रोत दोनों ही हैं आपके, तो आप दोनों लिख सकते हैं। वैसे तो आपका अगर जो है बेस्ट वो भूतापीय ही रहेगा। उसके आगे हम बात करते हैं आधारभूत उद्योग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देके बताना है। तो इसका निर्माण जो है या जिनका निर्मित सामान यानी कि जिसने सामान जो बनाया वो दूसरे उद्योग के आधार पर हो, यानी कि कोई उद्योग उसके ऊपर डिपेंड हो, तो वो आधारभूत उद्योग कहलाता है। उदाहरण के लिए लोहा और इस्पात उद्योग जो है और रसायन उद्योग जो है, ये सारे के सारे कैसे आधारभूत उद्योग है। अगर केमिकल बनेगा नहीं तो आप कोई भी रिएक्शन या कोई भी कंपाउंड बना नहीं सकते, तो ये आधारभूत उद्योग है। जैसे कि लोहा नहीं बनेगा तो आप गाड़ी या घोड़ा जो भी आप बनाते हैं लोहे से, वो कुछ भी नहीं बना सकते। नेक्स्ट जो है लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, वर्णन करना है। तो ये जल संग्रहण जो प्रणाली सामाजिक और आर्थिक पर्यावरणीय रूप में एक महत्वपूर्ण उपाय है, और राजस्थान में तो इसकी काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर जो आपका वर्षा है वो बहुत कम होती है, और वहाँ पे जो वर्षा के जल को एकत्रित करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ रेगिस्तानी एरिया ज़्यादा है। तो वहाँ पे राजस्थान में जो बीकानेर वगैरह जो एरियाज़ हैं
और बाड़मेर हैं, ये काफ़ी सूखे हैं। यहाँ पे केवल आपको रेत ही रेत मिलेगी, पेड़ भी नहीं मिलेंगे। तो इस जगह पे आपको कैसे जो है पानी इकट्ठा किया जाता है, या उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको देख सकते हैं। आगे 20वां जो क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है, ये आप बताना है आपको। और इस दिशा में भारत सरकार द्वारा जो प्रयत्न किए गए, तो खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी से तात्पर्य पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति एवं जन सामान्य के लिए भोजन पदार्थ जो है, भोज्य पदार्थ उपलब्धता से यानी उपलब्ध कराना है। और सरकार ने बफर स्टॉक और पीडीएस और इसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्ण योजना, जो अभी आप जानते हैं मिड डे मील योजना, सब बना रखी है। तो ये सब चीज़ें हैं और उनकी तरफ से कदम उठाए गए में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आता है एक, और एक अंत्योदय अन्न योजना जो है वो आता है। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी थी, इनको याद करना पड़ेगा आपको बढ़िया तरीके से। और ऑप्शन में है अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग जो है वो छोटा नागपुर पठारी में क्यों स्थित है। तो इस एक्चुअली उसका क्या रीज़न है कि भारत में ज़्यादातर जो है वो छोटा नागपुर पठारी में स्थित होने की वजह से वहाँ पे लोहा सस्ता है, अयस्क जो है उच्च क्वालिटी के मिल जाते हैं, यानी कच्चा माल आपको जो है ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। वहाँ पे रास्ते जो हैं सस्ते मज़दूर मिल जाते हैं, और रास्ते की प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि रेल हो, सड़क हो, जो भी वहाँ पे आने जाने का साधन है वो फुल फैसिलिटी से अवेलेबल है। तो सब कुछ जब आसानी से उद्योग को चलाने के लिए हर चीज़ अवेलेबल होना चाहिए ईज़िली, तो आप उस उद्योग को बढ़िया से चला सकते हैं। इसीलिए लोहा और इस्पात के उद्योग जो है वहाँ पर हैं। वहाँ पर रॉ मटेरियल सबसे इम्पोर्टेंट है, रॉ मटेरियल आपको इजीली मिल जाता है और अच्छा क्वालिटी का मिलता है। उसके बाद में भारत में विभिन्न समुदायों में ने किन प्रकार वनों और वन्य जीवन के संरक्षण में क्या योगदान दिए, विवेचना करना है। तो यहाँ पे सरिस्का बांध योजना बनी थी, और कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय के लोग भी या सरकारी समुदाय भी जो है इसका वो करते हैं। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन वन कटाई के लिए रोकने के लिए सफल रहा था। ये याद है आपको, जब आदमी एक एक पेड़ को पकड़ के लिपट गए थे जैसे, और बोले थे कि अगर पेड़ काटना है तो पहले हमें काटना पड़ेगा। और टिहरी में किसानों के बीच जो है आंदोलन हुआ था, वो भी आपको याद होगा। नवदायन जो लिखा था वो भी था। बहुत सारी चीज़ें थी, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। चाय की कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन करना है, और 2 प्रमुख राज्यों के नाम लिखने। तो देखिए, चाय के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पेय पदार्थ या पेय फसल है, और इसके लिए जो है आपको उष्ण और कटिबंधीय जलवायु और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी, सुगम जल का निकास यानी जल जमाव नहीं होना चाहिए, ढलवां क्षेत्र जो है वो चाहिए। और इसके लिए जो है भारत काफ़ी आगे बढ़ चुका है, और मतलब विदेशों में भी निर्यात करता है। उसके अलावा जो है असम और पश्चिम बंगाल भारत के सबसे मुख्य उत्पादक चाय क्षेत्र हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके मानचित्र के वर्क में भी चाय क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। तो कपास क्षेत्र और चाय क्षेत्र 2 बताने हैं, और दोनों को मैंने अलग अलग मैप में डाला है ताकि आप आराम से इसको देख सकते हैं। इस पीडीएफ को आप बाद में बड़ा करके देख सकते हैं ऐसे करके, तो आपको सब दिखाई देगा। तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, तो आराम से देख लेना। और इसमें जो है यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ कपास उद्योग क्षेत्र जो है ये है, और आपको मैप याद होना चाहिए। ये जो जगह है ये कौन कौन सी जगह यहाँ पे आएगी, ये आपको मैप याद होना चाहिए। तो इंडिया का मैप ज़रूर याद कर लेना आप। यहाँ पे जैसे कि आपका कोयम्बटूर वगैरह आ जाता है, बेंगलुरु कोयम्बटूर इस साइड में आ जाता है आपका नीचे की तरफ। और जो अगर मैं चाय की बात करूँ तो यहाँ पर आपका आसाम आ जाता है, पश्चिम बंगाल जो है ये आपका आ जाता है इधर। तो इस तरफ भी आपकी चाय की खेती होती है। यहाँ दार्जिलिंग आ जाता है, और यहाँ पर भी मैंने कोयम्बटूर बताया तो कोयम्बटूर है आपका, और वो बाकी सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कपास और चाय दोनों के मानचित्र दिखाए गए हैं, आप इसको इजीली समझ सकते हैं। और उसके बाद में एक मानचित्र में आपको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी है। मैंने प्रैक्टिस के लिए डाले हैं दोनों अलग अलग, ताकि आप जब मानचित्र लो तो 1 रुपये का स्टेशनरी में मिलेगा, वहाँ से आप उसको ख़रीद लें। एक पैकेट 10 रुपये का पैकेट आता होगा, तो उसमें आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें हर चीज़ों का, जितने भी सेट्स आए उनके। 23 नंबर जो है भारत के मानचित्र में आपके ये का एक अभ्रक क्षेत्र और दूसरा सूती वस्त्र उद्योग क्षेत्र बताना था। तो इसमें क जो है आपका अभ्रक क्षेत्र ये आंध्र प्रदेश में होता है, और सूती वस्त्र उद्योग जो है आपका सूरत में ख जो डिनोट करना था वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं इसको। इसके आगे बढ़ते हैं अगर हम नागरिक शास्त्र में, सिविक्स में, तो यहाँ पर आपका अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से किन से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। तो डच लोगों से ये सबसे ज़्यादा
संपन्न और ताकतवर रहे हैं। पोखरण किस राज्य में पड़ता है? तो राजस्थान राज्य में पड़ता है, और राजस्थान के जो आपका जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ये आता है। उसके आगे बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। 27वां। इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? तो काशीराम हैं। इसके आगे 28वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो बहुसंख्यकों का शासन जो है ये उसके अनुरूप नहीं है। इसके बाद में आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो जिसमें आपका नगर निगम के प्रधान पदाधिकारी को जो है महापौर कहा जाता है। पार्षद अलग चीज़ होता है, महापौर अलग चीज़ होता है। अच्छा, कई खाली स्थान यानी कि कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर के जो है पंचायत समिति का गठन होता है। आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि हरियाणा बोर्ड के जो 10th क्लास के मॉडल पेपर जारी हुए हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि उसका पैटर्न और आपके जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम मैच करते हैं। तो उसमें जो क्वेश्चंस आपके नहीं आए हैं वो आप वहाँ पे देख लेना, बहुत आपको फ़ायदा होगा। अगर आप हरियाणा बोर्ड के जो मैंने सोल्यूशन डाल दिए हैं, अगर आप चैनल पे बने हो तो आपको पता होगा, तो उस सॉल्यूशन को ज़रूर देख लेना हर विषय के, ताकि आपकी स्कोरिंग जो है 100% जा सके। 31 नंबर क्वेश्चन है, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को खालिस्तान यानी कि क्षैतिज वितरण कहा जाता है। स्थानीय स्वशासी निकायों में कम से कम खालिस्तान पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो 1/3 पद आरक्षित है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है 33। तो 33 में आपसे पूछा गया है, सत्ता का विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन भी जो है इसमें पूछा गया था आपके हरियाणा बोर्ड में। तो परिभाषा क्या है? जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर के स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसके पीछे क्या सोच होती है कि मुद्दों और समस्याओं का निपटारा जो है स्थानीय स्तर पे ही बढ़िया तरीके से हो जाएगा। यानी कि आपका सपोज़ करिए आपकी लड़ाई हुई तो आपके बगल में पुलिस चौकी है, वहाँ पर वो निपटारा हो गया, नहीं तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपके डिस्ट्रिक्ट के मेन हेड क्वार्टर में, जो कि आपके घर से काफ़ी दूर होगा। तो इस तरह का जो सत्ता का हम शक्तियों का वितरण करते हैं तो उसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। और इसके और भी है, लोगों को अपने इलाकों की समस्याओं को बेहतर समझ ले हो जाती है इससे। इसके बहुत सारे 4 पॉइंट मैंने लिख दिए थे, इन चारों पॉइंट को आप याद कर लें, इसमें से एक भी पॉइंट भूल जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी में युक्तिपरक तर्क से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर है आपका युक्ति तर्क जो है परक तर्क, सत्ता की साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम करने में मदद मिलती है, इसीलिए सामाजिक सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद में 35वां क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने अपने विस्तार की क्या क्या चुनौतियां स्पष्ट करें हैं आपको। तो अधिकांश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की काफ़ी चुनौतियां हैं, और इसमें जो जो लोकतंत्र की बुनियादी सिद्धांतों के इलाका है मतलब के अलावा जो जो समस्याएं हैं इसमें दी गई हैं, इसको आपको पढ़ के याद कर लेना है ताकि आपको आसानी हो। इसका सॉल्यूशन आप आराम से देख लेना, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो को पूरा लंबा डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें समझाने वाली है मैं बता देता हूँ। इसी का और पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है, लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उसके बीच सामंजस्य से बैठाता है? तो सभी देश में सामाजिक विभिन्नता एवं सामाजिक विभिन्नता सामान्य है, परंतु लोकतंत्र के माध्यम से यह भी संभव है कि सभी स्थितियों के बीच सामंजस्य बैठाया जा सके। अब उसके कौन कौन से पार्ट हैं, मतलब क्या क्या करना होगा, तो यहाँ पर हमने उसको स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है। 5 पॉइंट जो है आप इसको याद कर लें। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, और आपका जो पासवर्ड है उसको लिख लीजिए। आपका पासवर्ड है 2020-10, ध्यान रखना है 20-20-10 जो है आपका पासवर्ड है, 6 अंकों का पासवर्ड है, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, पार्टियों उम्मीदवार की संपदा का ब्यौरा उससे मांगा जाए। अच्छा, ये हमने आपको बताया। 36 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक दल अपना काम काज बेहतर ढंग से करे, इसके लिए मजबूत बनाने के लिए जो सुझाव हैं आपको देना है। तो यहाँ पर सारे सुझाव जो जनरल हैं वही दिए गए हैं, जैसे कि आप सभी से
आयकर ढंग से लें, पार्टियों का जो है कानून की जो पालना है उनके द्वारा अच्छे से की जाए, ऊंचे पदों पे जो है लोग हो उनको निष्पक्ष रखना चाहिए। मतलब ये नहीं कि अगर आपके पेरेंट्स में से कोई हाई हाई लेवल पे है तो उसकी आपके सेक्रेटरी को आपके घर से ही रख ले ज़बरदस्ती, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको बिल्कुल हटा दिया जाए। इसके बाद में और ऑप्शन में है आपका एकात्मक और संघात्मक सरकार जो है, इसको उदाहरण के साथ स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे इसके ये तो आपके अंतर बताए गए हैं और नीचे यहीं पे उदाहरण लिख दिए गए हैं। जैसे कि इधर इसके लिए जापान है, इसके लिए भारत है, और इसके लिए इंग्लैंड है, इसके लिए भारत है। यहाँ पर आपका जो है नेक्स्ट वाले में हम दे सकते हैं और भी एग्जांपल। तो अगर एग्जांपल देना चाहें तो जैसे इसमें इंग्लैंड है और इसमें अमेरिका है, ठीक है। तो इस तरह से आप एग्जांपल दे करके आपको समझाना था। उसके बाद में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक का पार्ट आ जाता है। तो इनमें से कौन सी तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? तो बैंकिंग सेवाएं जो है ये आपके तृतीयक क्षेत्र में आ जाती हैं। उसके बाद में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। और ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है तो बैंक, सहकारी समिति और नियोक्ता जो है ये शामिल नहीं होता है, ठीक है। ये अपना आपके जो अनौपचारिक समितियों में आता है। इसके बाद में 40वां जो क्वेश्चन है, भारत में बैंक कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नकद के रूप में अपने पास रखते हैं? भारत में बैंक कितना है? 15% वो रख सकते हैं जो है उनके पास जितनी भी जमा राशि है उसका। बाकी क्या क्या करना पड़ता है, इनको फॉरवर्ड करना पड़ता है आगे जो इनके हेड बैंक है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फोर्ड मोटर्स नामक की कंपनी भारत में कब आई थी? सन 1995 में आई थी, 1995 में आई थी। उसके बाद में डिज़ाइन या चित्र तैयार करने का काम किससे की जाती है? तो कंप्यूटर है ही, ऑब्वियस सी बात है। कंप्यूटर से आप ग्राफिक्स वगैरह यूज़ करके सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद में कोष्टक में दिए गए सही शब्दों का चुनाव करना है। तो इसमें आ जाएगा पहले वाले में, खालिस्तान में विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया दी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, वैश्वीकरण है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है चौथा, खालिस्तान क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते तो तृतीय क्षेत्र के आदमी हैं वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। ये कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, ये केवल दस्तावेज में काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में 45वां जो क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए खालिस्तान प्रदान करती है। तो ऋण जो है ये प्रदान करती हैं, ऋण धन के रूप में प्रदान करती हैं। उसके अलावा 46 जो क्वेश्चन है, कृषि एवं सहायक क्षेत्र किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो ये सिंपल है आपका, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं और तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है, क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं, जिसे हम बनाते हैं। चूँकि हम अधिकांश जो है प्राकृतिक उत्पाद जैसे कि कृषि, डेयरी, मत्स्य या वनों से ही प्राप्त करते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी जो है आपकी, वो क्या कहलाती है? तो वह स्थिति है जिसमें जिसकी कैपेसिटी है उसको उतना काम वो नहीं कर पाता। यानी कि एक श्रमिक काम तो कर रहा है लेकिन वो अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करके काम नहीं कर रहा है। इसी स्थिति में एक श्रमिक किसी खास काम के लिए जो है वो लगा रहता है, क्योंकि उसके पास उससे बेहतर कुछ भी करने के लिए नहीं है। अगर वो, क्योंकि वो उसके पास विकल्प ही नहीं बचता। जैसे कि एक खेत में अगर 10 आदमी काम कर रहे हैं तो 10 में से अगर एक आदमी उस खेत में से चला जाए काम छोड़ करके, तो उस खेत का काम उतने ही समय में, पहले अगर वो 10 घंटे में ख़त्म होने वाला था तो वो फिर भी 10 घंटे में ही ख़त्म होगा। उस एक आदमी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 9 आदमी पहले अपने कैपेसिटी से कम काम कर रहे थे तो 10वें आदमी की ज़रूरत थी। अब 10वां आदमी नहीं है तो 9 आदमी थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करके उस काम को ख़त्म कर रहे हैं। विकास में ऋण की भूमिका विश्लेषण करनी है। तो विकास के लिए ऋण की भूमिका बहुत है, ये आप भी जानते हैं। ऋण सामान्य 2 रूपों में होता है, एक तो औपचारिक और एक अनौपचारिक, जैसा हमने डिस्कस किया। औपचारिक में गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है और अनौपचारिक में कोई आपका थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके लिए आपको झगड़ा करना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने सकते हैं बहुत सारी। और उसके बारे में फिर आपको लिख देना है कि ये इसकी क्या महत्व है, यानी कि क्या भूमिका है। इसी का जो और पार्ट है इसकी बात करें तो यहाँ पर आपका श्रम कानूनों में लचीलापन जो कंपनियों की कैसे मदद करेगा। तो अगर सरकार जो है
ये अगर कानूनों में थोड़ा सा ढिलाई लाएगी तो जो दूसरे निवेशक हैं यानी कि विदेश के निवेशक हैं वो क्या करेंगे, अपने आप को जो है इस देश में रोज़गार उपलब्ध कराने का फ़ायदा देंगे, हमें देंगे, हमारे लिए काम करेंगे वो। अगर हमारा जो श्रमिक नियम जो है ज़्यादा टेढ़ा रहेगा तो कहीं भी सख्ताई होगी तो जानते हैं वहाँ पे कोई भी नहीं जाना चाहता है। तो जहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी सख्ताई कम होगी वहाँ वहाँ लोग आएंगे, इसका मतलब रोज़गार वाले आएंगे, आपके यहाँ पे प्लांट लगाएंगे और आपको नौकरी देंगे। तो इस तरह से ये आपको लिखना है। उसके बाद में 49 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में अंतर क्या क्या है। तो जैसा मैं अभी बता रहा था आपको, जैसे कि ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, इन पर जो ब्याज दर है वो निश्चित होता है। और औपचारिक ऋण के स्रोतों से ऋण लेने पर शोषण नहीं होता, यानी कि कोई ज़बरदस्ती आपसे पैसे नहीं मांगा कि नहीं आज मेरे को पैसे की ज़रूरत है आप दे दो। और इसकी निगरानी जो है गवर्नमेंट के आरबीआई करती है। और जो दूसरा जो अनौपचारिक है उसमें क्या होता है, ये सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। जैसे साहूकार की बात करें, कोई व्यापारी है, कोई रिश्तेदार है, उससे पैसे लेना। और उसके बाद में इनका ब्याज दर जो है निश्चित नहीं होता, यानी कि वो कुछ भी कभी 10% मांग सकते हैं, कभी 2% मांग सकते हैं। और अनौपचारिक ऋण स्रोत के जो है ऋण लेने से शोषण भी होता है, यानी कि अगर आप पैसे नहीं दे पाते तो क्या होगा, आपके साथ में आपके जो घर वगैरह है उस पर कब्जा कर लिया जाएगा। और इनकी निगरानी जो है आरबीआई नहीं करती है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी करता है। उदाहरण के लिए हमने देखा है कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नकद हिस्सा अपने पास रखता है। आरबीआई नज़र रखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए है या नहीं। आरबीआई इस पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसाय या व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, बल्कि छोटे मोटे किसानों और छोटे मोटे उद्योगपतियों और कर्जदारों को भी ऋण दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किसको ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज दरें क्या क्या हैं, ये सब उसको बताना पड़ता है। उसके आगे बढ़ते हैं, इसके जो मेन जो हम कर सकते हैं कारणों को किस लिए वो देते हैं, तो क्या कारण है इसके। तो निम्न कारणों से भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नज़र रखना आवश्यक है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के बैंकिंग सेक्टर के लिए नीति निर्धारण का काम करता है। यह लोगों की बैंक में जमा राशि की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। यह पूरे देश में आर्थिक आंकड़ों के संग्रह में मदद करता है। और नेक्स्ट जो है, बैंकों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करके रिजर्व बैंक न केवल बैंकिंग और फाइनेंस, ये फिनांस लिखा है, फाइनेंस इसको सही लिख लेना, को सही दिशा में ले जाता है, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने में भी मदद करता है। तो ये आपका फुल सॉल्यूशन हुआ। जैसा मैंने बताया, आपके सभी विषय के सॉल्यूशंस डाले जा रहे हैं, 1 से लेकर 4 सेट तक के। ऑलरेडी 1 से लेकर 3 सेट अवेलेबल करा दिए गए हैं। 4 सेट नंबर जो है आपका हिंदी का अब बनेगा, और सामाजिक विज्ञान का आपने देख लिया, विज्ञान का डाल दिया गया है, इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन डाल दिया गया पीडीएफ की फॉर्म में, पासवर्ड में बता चुका हूँ। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है 10th की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सब कुछ मिलेगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे दोस्तों की मदद कर पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।